अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। पनामा केस से हम शुरुआत करेंगे आज के प्रोग्राम की। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग दलाइल हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब के जो वकील हैं मखदूम अली खान साहब, उनके दरमियान और जजेस के दरमियान जो मुकालमा हुआ है उसकी कुछ चीज़ें आपके सामने रखते हैं। बुनियादी दो इशूज़ थे जिस पर आज बात होती रही। नवाज शरीफ साहब के जो टैक्स रिटर्न हैं उन पर बात हुई। मरियम नवाज साहिबा ज़ेर किफ़ालत हैं नवाज शरीफ के या नहीं, उन पर दलाइल दिए गए। और इसके अलावा जो तोहफे तहाइफ का तबादला हुआ है उस पर आज काफी ज्यादा वक्त जो है मखदूम अली खान साहब ने लगाया और उस पर काफी सख्त सवाल भी किए गए हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुसैन नवाज साहब जो कि बैरून मुल्क रहते हैं, उन्होंने बाहर से नवाज शरीफ साहब को 4 सालों में यानी कि 2011 से लेकर 2015 तक 52 करोड़ रुपए तोहफे में भिजवाए हैं। नवाज शरीफ साहब ने इस पैसे से जो कि उनको तोहफे में मिले हुसैन नवाज साहब की जानिब से, उनको इस्तेमाल करते हुए 2011 में मरियम नवाज साहिबा के लिए जायदाद खरीदी और 2012 में मरियम नवाज साहिबा ने उस जायदाद के एवज उसके अगेंस्ट जो पैसे थे वो नवाज शरीफ साहब को दिए। और नवाज शरीफ साहब को वो पैसे कैसे दिए? वो पैसे वही थे जो कि नवाज शरीफ साहब ने तोहफे में दिए थे मरियम नवाज साहिबा को। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि किसने किसको गिफ्ट दिया, तो ये सबके लिए है। और आज इस पर जजेस ने भी काफी तशवीश का इजहार किया गया कि इतनी ज्यादा रकम क्यों तोहफे तहत में दी गई है और ये पैसा कहां से आ रहा है। वजीर आजम के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक ये तोहफे तहत दिए गए हैं, लेजिटिमेट पैसा था और तोहफे जो दिए गए हैं वो कानून के मुताबिक दिए गए हैं। इल्ज़ाम ये है, जज साहब ने फरमाया कि इल्ज़ाम ये है कि गैर कानूनी तरीके से पैसा बाहर भेजा गया है, जिसमें रहमान मलिक साहब की रिपोर्ट को भी कोट किया गया और फिर उस पैसे को पाकिस्तान वापस लाया गया गिफ्ट की सूरत में। रकूम मुंतकली के लिए हवाले से तफसीलात जो है वो देनी होंगी, ये आज बताया गया है। ये कहा गया है कि हम फारसी ज़बान में नहीं कह रहे, हमें सारा माली रिकॉर्ड जो है वो दिखाना होगा। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रकम को इधर उधर किया गया है, इधर उधर घुमाया जा रहा है। ये जस्टिस कोसा साहब के रिमार्क्स थे। इतना पैसा कहाँ से कमाया जाता है जो पाकिस्तान आ रहा है, कभी ना कभी किसी ना किसी को ये बताना पड़ेगा। दूसरा जो इशू था ज़ेर किफ़ालत वाला, उस पर 2011 के जो डॉक्यूमेंट्स हैं नवाज शरीफ साहब के टैक्स रिटर्न्स, उसमें उन्होंने एक ज़मीन दिखाई गई है जो कि मरियम नवाज के नाम पर है और वो उन्होंने जो डिपेंडेंट्स है उस कॉलम में दिखाई गई थी। तो आज जो वकील साहब थे उन्होंने बताया कि वो इसलिए दिखाई गई थी 2011 के गोशवारों में क्योंकि उस वक्त कोई और कॉलम नहीं था जहां पे ये शो किया जाता कि मरियम नवाज साहिबा के नाम पर उन्होंने ज़मीन खरीदी है। इसके दलाइल देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 2012 में फिर इस ज़मीन के जो रकम थी वो मरियम नवाज साहिबा ने वापस कर दी नवाज शरीफ साहब को और इसीलिए 2012 के बाद अगर आप गोशवारे उठाएंगे नवाज शरीफ साहब के तो वहां पर आपको ये ज़मीन नज़र नहीं आएगी क्योंकि इसकी कीमत जो है वो अदा कर चुके थे। तो ये भी साबित करने की आज कोशिश की गई है कि डिपेंडेंट नहीं है मरियम नवाज साहिबा। शेख रशीद साहब जो कि फरीक हैं, जो कि पिटिशनर हैं इस केस में, वो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी भी मौक़िफ़ यही है शरीफ फैमिली का और नून लीग का कि तमाम सबूत जो है हम देंगे। आज कहा गया है जजेस की जानिब से कि हम फारसी नहीं बोल रहे, माली रिकॉर्ड हमें चाहिए और शरीफ फैमिली का दावा है कि माली रिकॉर्ड हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे, अदालत के सामने रखेंगे। सोमवार मंगल को मेरा ख्याल है मरियम साहबा की और हसन हुसैन के जो लॉयर हैं वो बताएंगे कि मालियाती सूरत हाल क्या है। और जो मेरा ख्याल है कतरी खत में जितना बदनाम किया या जितना केस में जगहसाई हुई उससे ज्यादा इस्तिस्ना 66 में हुई, क्योंकि 62, 63, 64, 65, 66 इन सबको इकट्ठा पढ़ना चाहिए। और एक तरफ तो मेंबर को हक हासिल नहीं है कि वो पार्टी लीडर के खिलाफ वो बजट में या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनकी राय के खिलाफ वोट दे सके, और दूसरी तरफ ये कहना कि जनाब प्राइम मिनिस्टर को इस्तिस्ना हासिल है, वो भी एक ऐसे इशू पे, ये नहीं कोई पॉलिसी स्टेटमेंट है उनकी या ये बहस हो रही है कि कैपिटलिज्म होगा या सोशलिज्म होगा या क्या होगा, उनकी अपनी जाती सवाबदीद जाती मसले पे वो कह रहे हैं जनाब अली कि ये है वो एसेट जिस पर हमने ये सारा काम किया और मैं अपने आप को खुली किताब के तौर पे पेश करता हूँ और मेरे से एहतसाब शुरू किया जाए। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं महसूस करता हूँ कि दुनिया तारीख का सबसे अहम केस है ये। पाकिस्तान की सियासत में इससे पहले कभी ऐसा केस नहीं लगा। इस्तिस्ना भी मांगी गई है और कहते हैं कि हम ट्रेल भी देंगे, और ये भी कहा गया कि जनाब अली कि हमें
कोई इस्तिस्ना नहीं चाहिए और साथ ये कहते हैं कि आप हमसे पूछ भी कुछ नहीं सकते। फिर कतरी खत भी आ गया आपको है। क्या लगता है कि इस्तिस्ना मांगी जाएगी? क्योंकि अब भी शरीफ फैमिली का ये कहना है कि हम इस्तिस्ना मांग नहीं रहे, हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि आर्टिकल 66 कहता क्या है, और तमाम पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से हम बात करें कि किसी की भी तकरीर को जो है वो तफ्तीश उस पर नहीं की जा सकती अदालत में। देखें, ये तकरीर कोई पॉलिसी तकरीर नहीं है, ये कानून साजी की तकरीर नहीं है, ये अकीदे और फिका की तकरीर नहीं है। ये अपनी सफाई की तकरीर है जो वाबस्ता है उस मसले से जो केस इस वक्त जेर बहस है। और बाहर ये इनकी प्लानिंग ये है कि लोगों को मैसेज कुछ दो और अदालत में केस कुछ लड़ा जाए। आज मैं समझता हूं कि वक्त तकाजा यहाँ पहुंच गया है कि 5 सीनियर तरीन जजेस हैं और जो इस मुल्क के सीनियर तरीन लायर रहे हैं वो केस की नौयत को बखूबी जान चुके हैं कि करोड़ों रुपया गिफ्ट में आ रहा है, करोड़ों रुपया जा रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग क्या है जी, कि पैसे खुद जजेस ने कहा। शेख साहब, इस पे तो आपको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सबको ऐसी फर्माबरदार औलाद दे जो कि करोड़ों रुपए के तहाइफ बाप को दे। इस पे तो दुआ करनी चाहिए कि सबको ऐसी औलादें मिले। आप इस पे तनकीद क्यों कर रहे हैं? मैं तनकीद नहीं कर रहा। अल्लाह ऐसी औलाद सबको दे के ये बाप पूछे ही ना कि ये पैसे किस चीज के भेज रहा है और क्यों भेज रहा है। और बाप कोई जो है वो इतना गरीब मस्कीन नहीं है, कई मिलों का डायरेक्टर है और कोई पूछता ही नहीं है कि बच्चे तू किस काम के लिए भेज रहा है और तेरा जरिया आमदन क्या है। यही तो हम पूछ रहे हैं कि ये जरिया आमदन बता दिया जाए। और ये सिर्फ 1.9 का ही मसला नहीं है, अभी 34 मिलियन वो भी आएंगे जो अब तौफीक को। मेरा ख्याल है कि इस केस का फैसला इस माह के एंड तक 27-28 शेख साहब, ये आपने बड़ी अहम बात की है कि सोर्स क्या है। अगर इसकी सोर्स जायज है, जायज तरीके से पैसा गिफ्ट के तौर पे दिया गया है नवाज शरीफ साहब को हुसैन साहब की तरफ से, तो फिर तो कोई इसमें गलत चीज नहीं है, कोई ऐसी गैर कानूनी बात नहीं होगी। यार आज ऐसी आवाज भी सुनी गई है कि उसकी एक और स्टील मिल भी है, जैसा कि इन्होंने टीवी इंटरव्यू में हसन साहब ने या हुसैन ने जो भी है मुझे ये कहा कि जी हमारी और भी कंपनी है और हमारे और भी मकान जायदाद हैं हमारी वालदा के नाम। और जब उसने आमिर मीर साहब ने पूछा कि वो कहाँ है तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। सो ये केस खुलता जा रहा है, रोज बरोज खुलता जा रहा है। और डीड की तारीख कोई है और रजिस्ट्री के पेपर किसी तारीख में निकाले हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का और शायद दुनिया पाकिस्तान की सियासत का हिस्टोरिकल केस है और इंशाल्लाह इस माह की आखिरी तारीख राना सनाउल्लाह साहब ने कल कहा है कि इस हिस्टोरिकल केस के पीछे एस्टैब्लिशमेंट है और वो इस्तेमाल करती है इमरान खान साहब जैसे लोगों को, शेख रशीद साहब जैसे लोगों को। अगर अब भी वो समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है फिर तो वो ठीक ही कह रहे हैं। अगर अब भी यानी कि सारे मुल्क में इन्होंने ढंडोरा पीटा कि अब बताएं जी अब तो सारी जेब की घड़ियां और हमारी छड़ियां आ गई हैं, उन्होंने दरअसल उनको समझ आ गई है कि रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जान छुट नहीं रही। दुनिया के चोटी के लायर किसके पैसे से रखे हैं जी, कहाँ से लाए हैं? ये केस बड़ा ही अहम है। और राना सनाउल्लाह अगर अब भी ये समझ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट वही जिसने भुट्टो को फांसी लगाई थी वही नवाज शरीफ को निकालना चाह रही है तो ठीक है, फिर तो उसको ठीक ही कह रहा होगा। मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह के कान में भनक पड़ गई है कि उसका काम तमाम हो रहा है, उनकी हुकूमत का काम तमाम हो रहा है। इस वजह से इतना अहम और इतना हसास। उन्होंने ये भी कहा था ना, जब भुट्टो को फांसी दी गई तो अवाम ने उसको बर्दाश्त नहीं किया, वो सड़कों पे निकल आए। तो आपको लगता है कि अगर ये फैसला इन दी एंड, मैं एक मफरूजा दे रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जाता है, जो कि आप चाहेंगे ऐसा हो, तो क्या अवाम सड़कों पे आ जाएगी इस फैसले के खिलाफ? भुट्टो जैसा कहता था कि हमालिया रोएगा चिड़ी का पर नहीं फटका था, ये क्या बेचते हैं? ये तो करप्शन का केस है। भुट्टो पे कोई करप्शन का केस तो नहीं था, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ये हमारा पैसा बाहर ले जाने का केस है, ये हमारा केस है। और जजेस ने अहद किया हुआ है कि वो हमें आइन और कानून के तहत हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये उन्होंने आइन के तहत हल्फ उठाया हुआ है। और मुझे राना सनाउल्लाह के बयान से तो ऐसा लग रहा है कि कोई इनको समझ आ गई है कि मसला खराब है। बाकी तो हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा हमें कबूल है। अगर राना सनाउल्लाह चाह रहा है और वो अगर उसकी सोच ये बता रही है कि फैसला उनके खिलाफ जा रहा है तो फिर उसको पता होगा, क्योंकि इंटीरियर पंजाब का वजीर दाखिला है,
कि मसला खराब हो रहा है, तो फिर ये उसी का जवाब वही। शेख साहब, 2 दिन से अगर आपने देखा हो, हुकूमत ने अपनी टीम को मजीद तगड़ा किया है। ख्वाजा साद रफीक भी आते हैं, ख्वाजा आसिफ भी आते हैं, मीडिया से बात भी करते हैं। आज भी बड़ी सख्त बात की, मैं उस बात को रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने कहा यह कि अगर हम शेख रशीद साहब को बुला लेते तो शायद वो हमारी पार्टी में होते, और इस तरह के लोग कहीं पर भी चले जाते हैं जहां पर उनको दावत दी जाए। मैंने अच्छे लफ्ज इस्तेमाल किया, आपको पता है वैसे ये बात नहीं की थी उन्होंने। जो भी उन्होंने किया, छोटा आदमी छोटा होता है, चाहे जहां चला जाए। बात गंदी नाली की ईंटें ताजमहल में भी लग जाती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये वही ख्वाजा साहब हैं, इन्होंने मेरे ज़माने में, मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन मैं विटनेसेस हूँ कि चौधरी ज़हूरुल्लाह ज़कात का माल इनके घर 1 तारीख को भेजाया करते थे। और ये सारा पैरागॉन और कॉन्स्टिट्यूशन 1, अगर ये फेस, ये हुकूमत हिल गई और अगर करप्शन का ताबूत यहाँ से निकला तो आप देखेंगे ये सारे लोग अपनी असली जगहों पे होंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अवाम लीग के सरबराह जो कि इस केस में पिटिशनर है, हमारे साथ मौजूद थे। कल स्टेटमेंट्स पे बात होगी कि जो स्टेटमेंट दिए गए थे, बयानात थे वजीर आजम साहब के, चाहे वो कौम से खिताब में हो या पार्लियामेंट में हो, उसमें कोई तजाद है या नहीं, उसमें देखा जाएगा। उसको जो है कल उस पर एनालिसिस होंगे और उसको बड़ा डीपली देखा जाएगा। वो बयान तो एक तरफ जो कि वजीर आजम साहब के हैं, हुसैन नवाज, हसन नवाज और मरियम नवाज ने जो अपना जमा करवाया है जवाब, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि कतरी इन्वेस्टमेंट कंपनी में हमने पैसा इन्वेस्ट किया था और 2006 में इन्वेस्टमेंट के बदले में हमें वो अपार्टमेंट्स दिए गए। ये बड़ा क्लियरली उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि 1980 में पैसा हमने इन्वेस्ट किया कतरी फैमिली के पास, और बाद में 2006 में कतरी फैमिली ने उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमें ये अपार्टमेंट दिए 2006 में। लेकिन अपने ही एक इंटरव्यू में हुसैन नवाज इससे पहले क्या कहते थे कि ये 2006 में उन्होंने अपार्टमेंट्स कैसे खरीदे, कहां से खरीदे, सुनिए जरा। हामिद मीर साहब के शो क्या कहा था। बरतानिया में इतनी महंगी जायदाद है, इतने एसेट्स हैं, ये कहां से आपके पास आए? सऊदी अरेबिया की फैक्ट्री की जिस वक्त सेल हुई तो उससे जो इनकम हमारे पास आई, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी इनकम थी। तो वो बाकायदा जो है ना वहाँ से सऊदी अरेबिया से ऑफिशियली ट्रांसफ़र हुई बरतानिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है 3 प्रॉपर्टीज़ ली, और वो भी जो है मॉर्गेज करवा के ली। बाय द वे मैं आपको अब तक जो है वो जो है ना तीनों प्रॉपर्टीज़ जो है मॉर्गेज हैं, और वो उनके जो मॉर्गेज है वो अदा होती जा रही है। नवाज शरीफ साहब के बयान में तजाद हो या ना हो, लेकिन हुसैन नवाज साहब के इस इंटरव्यू के बयान में और जो अदालत में जमा करवाया गया जवाब है, उसमें बहुत बड़ा तजाद नजर आता है। क्योंकि इस इंटरव्यू में वो बड़ा क्लियरली कह रहे थे कि 2006 के अपार्टमेंट्स हमने खरीदे, उस वक्त जब हमने जिद्दा मिल को बेचा, पैसा ऑफिशियली ट्रांसफर हुआ सऊदी अरब से लंदन, और उसके बाद उन्होंने ये 3 अपार्टमेंट्स खरीदे, और ये अपार्टमेंट्स की मॉर्गेज वो आज तक दे रहे हैं। अगले चंद दिनों के बाद उन्होंने जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा था कि इन अपार्टमेंट्स को होल्ड करती हैं नेस्कॉल और नीलसन कंपनीज। इसका मतलब ये उन्हीं अपार्टमेंट्स की बात कर रहे थे। लेकिन अदालत में जो जवाब है उसमें सिर्फ एक बात की गई है, कतरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुई और 2006 में सेटलमेंट हुई। तो क्या अदालत इस बयान को भी गौर से देखेगी जिसमें हुसैन नवाज साहब कह रहे हैं कि कतरी नहीं, सऊदी अरब से हमने फैक्ट्री बेची, पैसा ऑफिशियली ट्रांसफर किया लंदन, और उसके बाद वो अपार्टमेंट्स खरीदे जिसकी मॉर्गेज वो आज तक देते हुए आए हैं। इस बयान में तजाद बजाहिर तो नजर आता है। अब ये अदालत का काम है कि वो इस बयान को कितने गौर से देखती है और जो जवाब जमा करवाया गया है उसको कितने गौर से देखा जाता है। एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में। इसके बाद चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर नेशनल असेंबली हमारे साथ होंगे और उनसे हम पूछेंगे ये क्या मामला है। बेटा बाप को तोहफा देता है, बाप बेटी को तोहफा देता है, बेटी तोहफे के पैसे से बाप को पैसा वापस करती है, ये मामला क्या है, उनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पनामा केस की प्रोसीडिंग्स पर हम अब बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर नेशनल असेंबली तलाल चौधरी साहब। तलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो तलाल साहब ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त दलाइल दे रहे हैं वजीर आजम साहब के वकील मखदूम अली खान साहब पिछले 2-3 रोज से, और बड़े सख्त सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। जजेस डिटेल में जाके एक एक बात उनसे पूछ रहे हैं। लेकिन जब आप लोग बाहर आते हैं, आपसे मुराद है आप या साद रफीक साहब या मरियम औरंगजेब साहिबा, और जब मीडिया आपसे कार्रवाई के हवाले से सवाल पूछता है, तो फिर इस वक्त क्या जवाब बनता है कि इमरान खान को काउंटर अटैक किया जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अटैक किया जाए? सवाल तो इस वक्त जो पूछे जा रहे हैं वो जजेस की जानिब से पूछे जा रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की हमारे लिए है क्योंकि हम ही एक सियासी पार्टी हैं, और एक वो प्रोपेगेंडा अदालत में जो बातें होती हैं उसके बरअक्स बातें बाहर आके की जाती हैं और आम लोगों तक ये मैसेज दिया जाता है कि जैसे वो केस जीत कर आ रहे हों, जैसे उन्होंने वो जो सबूत कहे थे वो फराहम कर दिए हैं, जैसे चीज़ें साबित कर दी हैं, और बाहर आके इस तरह की जो गुफ्तगू है हमें हक मिलता है कि हम उसे काउंटर करें, सच्चाई बताएं, हकाइक बताएं, अपने लोगों को आसान जबान में अदालत में होने वाली जो कार्रवाई है उससे आगाह करें। तासुर ऐसा जा रहा है कि जजेस की तरफ से सख्त सवाल होते हैं, जवाबन आप पीटीआई पे अटैक करते हैं, बजाय इसके कि वो बताएं कि अदालत में क्या कार्रवाई हुई है और अदालत में जो सवाल पूछे गए उनके आपने क्या जवाब दिए हैं। देखिए, एक तो अदालत में आपके ऑलरेडी नुमाइंदे मौजूद होते हैं, वो आपको रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमें जो माजी है उससे हमने ये सीखा है, जब जुडिशल कमीशन चल रहा था, धांधली के इल्जाम थे, जब इमरान खान साहब 48 घंटे आपके चैनल्स पर ऑन एयर रहते थे और धरने और जलसे, तो उन्होंने वो झूठ जो था वो इस तरह कौम तक पहुंचाया कि लोगों को सच लगने लग गया। अब हम चाहते हैं कि कम अज कम उसका इस तरह का प्रोपेगेंडा जो झूठ पे मबनी है, यानी अदालत का उस वक्त फैसला धांधली के बरक्स आया, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इस तरह तसव्वुर करते थे शायद वाकई धांधली हुई, और उसकी वजह यह थी कि इमरान खान और उनकी टीम खुसूसन आप तमाम मीडिया को इस्तेमाल करके आम लोगों को एक डिफरेंट मैसेज दे रहे थे जो हकायक से बरक्स था। आज की कार्रवाई के हवाले से भी बात करें अगर, तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने जमा करवाए गए। आज भी जो तोहफे तहफ़ की बात हुई उस पर जजेस ने भी बड़ा तशवीश का इजहार किया, काफी सारे सवाल उस पर उठाए हैं। समझने से सब इस वक्त समझना चाहेंगे कि हो क्या रहा है। हुसैन नवाज साहब तोहफा देते हैं वजीर आजम साहब को और 52 करोड़ 4 साल में रकम की सूरत में नवाज शरीफ साहब को तोहफा देते हैं। नवाज शरीफ साहब उस रकम से मरियम नवाज साहिबा के लिए जमीन खरीदते हैं। 2012 में मरियम नवाज साहिबा उनको उस जायदाद की अदायगी करती हैं उसी पैसे से जो नवाज शरीफ साहब ने उनको तोहफे में दिए। ये हो क्या रहा है, ये समझाएंगे तलाल साहब कि इतने तोहफे तहफ़ का तबादला क्यों हो रहा है? एक तो सबसे पहले हम 70 साल का जवाब दे रहे हैं, 3 पुश्तों का जवाब दे रहे हैं, यानी जो दादे ने किया था वो पोता आज उसका जवाब दे रहा है, और हम कोई इस्तिस्ना नहीं ले रहे। हालांकि बहुत सारी चीजें कानूनी ऐसी हैं जिसके पीछे हम छुप सकते हैं, लेकिन हमने नहीं। हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पर, सबूतों की बुनियाद पर फैसला चाहते हैं। और ये जो बात आप कर रहे हैं, आपको याद होगा केस शुरू हुआ था कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, करप्शन हुई है, उससे फ्लैट खरीदे गए हैं। वहां से पता चला नहीं ये तो मरियम साहिबा डिपेंडेंट है तो इसलिए नवाज शरीफ जुड़ते हैं। उसके बाद पता चला नहीं उन्होंने तो तकारीर में झूठ बोला है। फिर उसके बाद आप कहते हैं ये गिफ्ट क्यों दिए हैं। और भाई अगर जायज पैसे हैं तो कोई भाई बहन को दे या बेटा वालिद को दे तो इसका तो कोई मसला नहीं। देखने वाली चीज ये है कि पैसे जायज हैं, तो फिर अब अगर किसी को गिफ्ट पर भी इतराज है कि घर के अंदर एक दूसरे को पैसे नहीं देने चाहिए, तो इसका इलाज तो किसी के पास नहीं है। लेकिन हम ये प्रूव करेंगे कि ये जायज पैसे जायज जराए से आए हैं, ये इनके कानूनी हैसियत क्या है। हम तीनों चीजें कोर्ट में प्रूव की भी हैं और आइंदा आने वाले दिनों में और भी कागजात और डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। तलाल साहब, मसला यही है कि ये एतराज सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है ना, ये तमाम सवालात आज जजेस ने पूछे हैं, तशवीश का इजहार किया है, ये भी कहा है कि आमतौर पे काला धन सफेद करने के लिए ये किया जाता है कि पैसा मुल्क से बाहर गया और फिर वापस उसको गिफ्ट की सूरत में वापस मंगवा लिया जाए। इस पे भी जजेस ने आज रिमार्क्स दिए हैं और इसीलिए ये भी पूछा गया है कि कौन सा कारोबार है जिससे इतना मुनाफा हो रहा है कि 52 करोड़ रुपए भेजे गए, 52 करोड़ रुपए भेजने की जरूरत क्यों पेश आई। ये तमाम सवाल तो जजेस की तरफ से इस वक्त हो रहे हैं ना, और ये भी कहा गया कि हम फारसी नहीं बोल रहे, हमें माली रिकॉर्ड लाके दिखाया जाए। देखिए, एक तो आप जो चीजें कह रहे हैं, मैं खुद अदालत में मौजूद होता हूं और ये आप बहुत सारी जो 5 घंटे की प्रोसीडिंग है उसमें से चंद टुकड़े मुख्तलिफ जगह के आप पढ़ रहे हैं। फारसी वाली बात कहीं हुई होगी, दूसरी बात कहीं हुई होगी, लेकिन मैं चले आपने सवाल किया, मैं जवाब दे देता हूं। मैंने आपसे गुजारिश की कि ये केसेस हैं फ्लैट्स की कि वो करप्शन के पैसे से खरीदे, मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट हुई, चले हमने उसका जवाब दिया, उससे पीछे हट गई बात आ गई कि झूठ बोला गया तकरीरों में, उसका जवाब दिया। अब बात आ गई कि नहीं बाकी सब ठीक है, ये गिफ्ट क्यों दिए गए। मैंने आपसे कहा है कि यह भी साबित किया जाएगा कि यह जायज आमदनी के साथ है, उसके जराए जो हैं किस मुल्क से आए हैं, वहां कारोबार क्या है, और मियां नवाज शरीफ जो हैं उसका वालिद
पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टील मेकर था, उसका वालिद जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक था। ये करोड़ों कुछ भी नहीं। आप और मेरे सामने कई ऐसे हैं जो कभी मोटरसाइकिल और स्कूटर पर फिरते थे, आज जहाजों पर फिर रहे हैं। तो लोगों के कारोबार में तरक्की होती है, मगर ये लोग पुराने बिजनेसमैन हैं, इनके पास करोड़ों आज से नहीं, इनके पास करोड़ों कई दहाइयों से हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं तलाल साहब, और शायद इसीलिए आज जजेस ने यह भी कहा कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, रिवायत ये होती है कि बाप से बेटे को पैसा आता है, तो मियां शरीफ से अगर ये नवाज शरीफ साहब को पैसा आ रहा होता है तो इस पे सवाल नहीं उठता। हैरत का इजहार सबने इस पे किया है कि बेटा बाप को तहाइफ दे रहा है, वो भी 52 करोड़ रुपए के। अगर नवाज शरीफ साहब खुद जो है, उनके भी शेयर होल्डिंग्स हैं कंपनी में, वो खुद कमाते हैं, खुद उनकी आमदनी है, तो फिर ये सवाल तो उठेगा ना कि 52 करोड़ रुपए के तोहफे बाहर से क्यों आ रहे हैं उनको। सवाल अगर बाप बेटे का दे रहा होता तो नहीं होता, लेकिन बेटा बाप को इतनी बड़ी रकम बाहर से भिजवा रहा है, और उस वक्त भिजवा रहा है जब एक बैकग्राउंड है, एक एफआईए की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसा बाहर भेजा गया है, तो फिर ये सवाल उठते हैं ना। देखिए, जो एफआईए की रिपोर्ट है, पहले उसे लाहौर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, फिर उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, फिर वो नैब के दौरान केस चला, वहां पर प्रूव ना हो सकी। अगर अभी भी किसी का शौक है कि उस रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई केस बनाना है, तो हम एक दफा फिर क्लियर कर देंगे। बात ये नहीं है कि पैसा गिफ्ट क्यों दिया गया, ये कोई सवाल नहीं कर सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता, क्यों बेटा वालिद क्यों नहीं दे सकता, कमाल करते हैं। ये तो कोई सवाल नहीं, सवाल ये है कि जायज है या नहीं है। और अगर जायज है, अगर उन्होंने जायज तरीके से कमाए हैं, वो उनका कारोबार है बैरून मुल्क, तो मेरा ख्याल है फिर ये सवाल जो है इसकी अहमियत नहीं रहेगी। मसला सिर्फ यह है कि सोर्स क्या है, हम सोर्स भी देंगे, वो जराए भी देंगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी आज दी हैं, तमाम चीजें जो है कानून के मुताबिक, वो जिन ममालिक में भी कारोबार हुआ वो प्रूव किया जाएगा कि इसका सोर्स क्या है, जहां से ये पैसा आया है। ये फिर सवाल मानी नहीं रखेगा कि बाप को पैसे क्यों मिले हैं या क्यों नहीं मिले, या बाप बेटी को क्यों दे रहा था। सिर्फ मसला ये है कि जायज है तो फिर हक है जैसे मर्जी उसका इस्तेमाल करें। तो फिर मखदूम अली खान साहब ने शायद यही जवाब दिया होगा, क्योंकि ये सवाल तो जजेस की जानिब से कहा गया था, पूछा गया था, रिमार्क्स उनकी जानिब से दिए गए थे कि आमतौर पे बेटा बाप को नहीं देता है, हमारे यहाँ तो ये रिवायत थी कि बाप बेटे को दे रहा होता है। तो आई एम श्योर जो आपने जवाब दिया है कि इससे कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको तोहफा दे रहा है, पैसे का सोर्स जो है वो लेजिटिमेट होना चाहिए। देखिए, जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक मोहतरम जज की तरफ से सवाल किया गया था कि वाई, क्यों ये पैसा बेटे ने वालिद को दिया, तो हमारे वकील ने कहा था वाई नॉट, क्यों नहीं दिया जा सकता। बेटा जो है वो अपने वालिद को दे सकता है। बात तो देखने वाली ये है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, जायज है, कवानीन की पाबंदी की गई, इसका सोर्स जो है वो पीछे मौजूद है। अगर तीनों चारे चीजों हैं तो फिर क्यों दिया गया है, तो इस सवाल का कोई वजन नहीं रहता। मैं अपने हर प्रोग्राम में पिछले 2-3 दिन से ये सवाल आपके लोगों से कर रहा हूं कि इस केस को इतना ड्रैग क्यों किया जा रहा है। दो बड़ी सादी चीजें हैं जिससे ये केस चंद मिनट में खत्म हो सकता है। एक तो ये कि पीटीआई बार बार ये कहती रही है कि 2006 से पहले ये अपार्टमेंट नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के थे। आप कहते हैं कि नहीं, 2006 में ये खरीदे गए, तो 2006 से पहले ये अपार्टमेंट कतरी फैमिली के थे। ये साबित कर दें, आई मीन बात तो वहीं खत्म हो जाएगी। ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगेगा, ना कोई करप्शन का इल्जाम लगेगा, अगर आपने ये साबित कर दिया कि 2006 में ये आपने खरीदे। दिखा दें कि 2006 से पहले कतरी के थे अपार्टमेंट्स। देखें, हम तो खुद चाहते हैं, लेकिन हम तफसील से हर बात का जवाब इसलिए दे रहे हैं ताकि लोगों को क्लैरिटी आए। और ये जो कहते हैं मनी ट्रेल नहीं है, इनके पास कागजात नहीं है, सबूत नहीं है, तमाम सबूत, कागजात, हर चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा बने और एक ही दफ़ा में इस तमाम चीज़ों का फैसला आ जाए, क्योंकि ये इल्ज़ाम 30 साल पुराने हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी और आप फिर समा पे आपको दिखाने का मौका मिलेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट जो हम कह रहे थे वो हमने अदालत में दिए हैं। तलाल साहब, मैं तो अभी भी दिखाने के लिए तैयार हूं। एक जो पेपर्स आप लोगों ने सबमिट किए हैं, स्टैम्प पेपर, और इसके अलावा जो सेल डीड है मरियम नवाज साहिबा की उस प्रॉपर्टी के हवाले से जिस पर आज बात हुई कि उन्होंने 2011 में नवाज शरीफ साहब ने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी मरियम नवाज के नाम पे, और बाद में उन्होंने 2012 में उसकी पेमेंट की मरियम नवाज साहिबा ने। तो इसके डॉक्यूमेंट्स को आज जो है फवाद चौधरी साहब ने अदालत में चैलेंज किया और ये कहा है कि सेल डीड जो है, जो इसकी सेल डीड एग्जीक्यूशन है, यानी कि 7 फरवरी 2011 को एग्जीक्यूट हुई है, और जो स्टैम्प पेपर है वो 1 महीने बाद का है, यानी कि 1 मार्च का है।
1 मार्च का स्टैंप पेपर है और सेल डीड उससे पहले एग्जीक्यूट हो चुकी है। ये कैसे हो गया, जरा बताएंगे? मेरा ख्याल ये देखिए, आज ये शुरू में गलत रिपोर्ट हो गया क्योंकि कई दफ़ा हमारे दोस्त पूरी बात नहीं सुनते। मैंने बाद में बाहर आकर सवाल के जवाब में इसकी डिटेल बताई थी। आज अदालत की आखिरी जो चंद मिनट थे वो शाहिद हामिद साहब ने लिए। उन्होंने फिर डॉक्यूमेंट की अदालत को भी बताया कि डॉक्यूमेंट कौन सा है, तारीख कौन सी है, एग्जीक्यूशन किस डेट को हुई, स्टाम्प पेपर कब खरीदा गया, पैसे कब किस अकाउंट से कब किस तारीख को ट्रांसफर हुए। तो हमने वो क्लैरिफाई कर दिया, जिसके बाद जजेस मुतमिन भी हुए और ये क्लैरिटी आ गई थी। तो मेरा ख्याल है कि ये मीडिया पर इसकी क्लैरिटी, आपने अच्छा किया सवाल पूछ लिया, ये क्लियर। जी जी, हमने क्योंकि अदालत का वक्त खत्म हो रहा था और आपने, तो मेरे सामने है क्योंकि डेट में तो कोई तजाद हो नहीं सकता। मैंने आपसे अर्ज किया, डेट है, सेल डीड एग्जीक्यूट हुई है और जो ये स्टैम्प पेपर है वो 1 मार्च का है। आपसे गुजारिश मैंने यही कहा कि शाहिद हामिद साहब ने वहां तमाम डॉक्यूमेंट्स का हवाला दिया, तारीख भी बताई, ट्रांजैक्शंस की डेट भी बताई, एग्जीक्यूशन की भी बताई, क्योंकि अदालत बिल्कुल उस वक्त आखिरी चंद मिनट थे बल्कि, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें क्लियर हुआ है। देखिए ये अदालत में बात हुई और उसके बाद मजीद जो चीजें हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी। जरा तसल्ली रखें। ये फवाद साहब तो बड़े दिनों से हमें केस हरा कर बैठे हुए हैं और इनके कहने से तो ना कोई केस हारेगा ना जीतेगा, और पता तो चलेगा जिस दिन ये अनाउंस होगा, ये जजेस फैसला सुनाएंगे, तो ये जस्टिस ना बने, ये वकील ही रहे तो बेहतर है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जजेस बार बार ये कहते भी रहे हैं कि हम किसी फैसले पर नहीं पहुंचे, अभी तक हम चीजों को देख रहे हैं। कल जो है तलाल साहब, स्टेटमेंट्स के हवाले से बात होगी कि वजीर आजम साहब ने जो स्पीचेस दी थी, कौम से खिताब था, पार्लियामेंट की स्पीच थी और जो एविडेंस जमा, उसमें तजाद है या नहीं। तो आप लोग, आपके वकील जो है नवाज शरीफ साहब के वकील, वो ये साबित करेंगे कि इन तकारीर में कोई तजाद नहीं है, या ये मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि पार्लियामेंट की तकरीर को शामिल ना करें क्योंकि उस पर उनको इस्तिस्ना है? देखिए, जब पार्लियामेंट की तकरीर की बात होगी तो फिर यकीनन पार्लियामेंट का जो आर्टिकल 66 है उसकी बात होगी, लेकिन हमने इस्तिस्ना मांगा नहीं। इस्तिस्ना की निशानदेही में पार्लियामेंट की तकरीरों की बात होगी तो आर्टिकल 66 की बात होगी, प्राइम मिनिस्टर की बात होगी तो 248 आर्टिकल की बात होगी। लेकिन मैं आपसे फिर कह दूं, तसल्ली और तशफ़ी वो लोग रखें और परेशान ना हो। इस्तिस्ना हमने ना मांगा है ना मांगेंगे। इस्तिस्ना मांगने वाले तो जहांगीर तरीन और इमरान खान है, जो कि सड़क के उस पार सुप्रीम कोर्ट के जो इलेक्शन कमीशन है वहां वो इस्तिस्ना मांग चुके हैं। हम इस्तिस्ना नहीं मांगेंगे और हम अपनी तकारीर को साबित करेंगे कि उनमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। बात मियां नवाज शरीफ ने यह कई दफा की है, पार्लियामेंट में भी की है, बाहर भी की है, तो हम हर जगह साबित करेंगे कि उनका बयान एक ही रहा है। ये रोज की तरह उनका बयान नहीं बदलता। ये साबित कर सकते हैं तलाल साहब के कोई तजाद नहीं है उनकी तकारीर में और जो सबूत जमा करवाए गए हैं, तो फिर इस इस्तिस्ना वाले मामले को 2 दिन तक उस पर दलाइल देने का, उसके हक में दलाइल देने का मतलब क्या था? फिर आपको पता है सियासी तौर पर भी बड़ा आपके लिए मनफी साबित हुआ है। अगर तजाद है नहीं तो वो साबित करें, दलाइल इस पर देने की जरूरत ही क्या है कि आर्टिकल 66 के तहत उनको इस्तिस्ना हासिल है? देखिए, ये दलाइल मियां नवाज शरीफ ने वो इस्तिस्ना नहीं मांगा, ये पार्लियामेंट का इस्तिस्ना है, ये हर एमएनए का इस्तिस्ना है, ये हर सेनेटर का इस्तिस्ना है और ये पार्लियामेंट का जो केस सुना जा रहा है वो तो नवाज शरीफ साहब और ये पूरी दुनिया। मेरी गुजारिश सुन ले, बात नहीं हो रही, मेरी गुजारिश सुन ले ना, मैं आपको समझाने में आसानी पैदा करूं। जब बात हुई इनकम टैक्स की कि भी ये 5 साल तक वैलिड है, उसके बाद नहीं हिसाब किताब खोले जा सकते, तो खोसा साहब ने फरमाया, अदालत ने, कि ये इस तरह नहीं किया जा सकता कि मियां नवाज शरीफ पर अलहदा कानून लगाए जाए और दुनिया पर अलहदा कानून लगाया जाए। अगर नहीं खुल सकते तो मियां नवाज शरीफ को वही कानून हासिल होगा। तो मेरे भाई, अगर पूरी पार्लियामेंट का इस्तेकाक कोई लेना चाहता है तो हम तो फिर भी नहीं कहेंगे कि ना ले, वो अदालत का फैसला है, लेकिन हमने इस्तिस्ना मांगा नहीं है। मैं आपसे दोबारा कह दूं, ना 248 का मांगा है ना 66 का मांगा है, ये नवाज शरीफ का। ठीक है, देखिए, ना तजाद है और ना इस्तिस्ना मांगा है, और ये इस्तिस्ना जो पार्लियामेंट का है, मियां नवाज शरीफ ने ये नहीं मांगा। ठीक है तलाल साहब, मैं अभी एक आपको जरा हुसैन नवाज साहब का एक इंटरव्यू का क्लिप सुनवा देता हूं, और आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि अदालत में उन्होंने क्या जवाब जमा करवाया। इस इंटरव्यू में और जवाब में तजाद है या नहीं, इसका जवाब मैं आपसे ले लेता हूं, ये सुन लीजिए प्लीज।
बरतानिया में इतनी महंगी जायदाद है, इतने एसेट्स हैं, ये कहाँ से आपके पास आए हैं? सऊदी अरेबिया की फैक्ट्री की जिस वक्त सेल हुई तो उससे जो इनकम हमारे पास आई अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी इनकम थी। तो वो बाकायदा जो है ना वहाँ से सऊदी अरेबिया से ऑफिशियली ट्रांसफ़र हुई बरतानिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है 3 प्रॉपर्टीज़ ली और वो भी जो है मॉर्गेज करवा के ली। बाय द वे मैं आपको अब तक जो है वो जो है ना तीनों प्रॉपर्टीज़ जो है मॉर्गेज हैं और वो उनके जो मॉर्गेज है वो अदा होती जा रही है। जी तलाल साहब, नवाज शरीफ साहब का पार्लियामेंट का खिताब एक तरफ रख दीजिए, ये जो इन्होंने बात की थी कि पैसा सऊदी अरब से ऑफिशियली ट्रांसफर हुआ लंदन, उस पैसों से प्रॉपर्टी खरीदी गई जिसका मॉर्गेज आज तक दे रहे हैं, ये हुसैन नवाज साहब ने कैटेगोरिकली कहा था। जवाब में इसका कहीं जिक्र नहीं है। जवाब में उन्होंने कहा है कि सेटलमेंट हुई है, कतरी शहजादे के पास जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसकी सेटलमेंट में हमने अपार्टमेंट लिए 2006 में। इसमें तो खुला तजाद है, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? देखिए, एक तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उनकी ये सिर्फ ये 3 फ्लैट नहीं है, उनकी और प्रॉपर्टीज भी हैं, और ये प्रॉपर्टीज जो मॉर्गेज हैं जिन पर उन्होंने वहां से पैसे जो ट्रांसफर हुए हैं वो किन प्रॉपर्टीज के मुताल्लिक है उसकी कोई निशानदेही नहीं की गई। तो काइंडली ये केस चल रहा है सिर्फ जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में, जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने उसकी तफसील भी बता दी थी। नेस्कोर और नीलसन का जिक्र भी कर दिया था सर, नेस्कोर और नीलसन का जिक्र भी कर चुके हैं जी। आपकी एक एक ये जो तमाम चीजें जो है सबूत के तौर पर ये पीटीआई जमा करवा चुकी है। पीटीआई के पास तो हैं ये 4 इंटरव्यू और 3 मियां नवाज शरीफ की तकरीरें, और उनके पास है क्या उनके वकील के पास, और यही वो 4 जमा करवाएं, बाकी तो उनके पास कोई कागज नहीं। मैं आपसे गुजारिश करूं, ये देखिए ना, ये टुकड़े हम जोड़कर ये नहीं साबित कर सकते। मैंने आपसे अर्ज किया है कि एक एक जो वर्ड है हम उसे साबित करेंगे, और ये जब टुकड़े जोड़े जाते हैं अपनी मर्जी के साथ तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे वाकई इसमें बहुत बड़ी कोई सबूत सामने आ गया है। ये पीटीआई जमा करवा चुकी है, कोर्ट इसको देख रही है, कोर्ट इस पे फैसला करे। मैं तो आपसे सादा सा सवाल ये कर रहा था, इसमें तो कोई हमने एडिट नहीं किया हुआ सवाल था, हामिद मीर साहब का जवाब था, और मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको तजाद नजर आया नहीं नजर आया? तो आप कह रहे हैं कि हम अदालत में साबित करेंगे फिर ये तजाद। देखिए मैंने सबसे पहले ये कहा है कि ये जिन प्रॉपर्टी वो जिक्र कर रहे हैं उनकी और प्रॉपर्टीज भी होंगी उधर, यकीनन वो बिजनेसमैन एक आखिरी सवाल तलाल साहब, काम करते हैं, और ये उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि ये फलां नंबर फ्लैट के पैसे फलां से आए, फलां नंबर के फलां से आए। जो अदालत में जवाब जमा करवाया है हम उस पर साबित करेंगे कि वो हकीकत पर मबनी है, और अपने इंटरव्यूज को उनके साथ मैच करके दिखाएंगे। अच्छा, तो ये सऊदी अरब वाले ये अलग अपार्टमेंट आप कह रहे हैं कि मुमकिन है कि उस पैसों से अलग अपार्टमेंट्स खरीदे गए हों। तलाल साहब, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस वक्त हो रहा है डेवोस में, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं आपका जवाब आ गया। डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी वहां पर मौजूद हैं। कल जो है एक एंटी करप्शन के एक्सपर्ट ने यह कहा है कि पनामा पेपर्स ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया के बदमाश और चोरों ने पैसा इकट्ठा करके पनामा में पार्क किया है। इत्तेफाक करते हैं आप इस बात से? देखिए, जो नाजायज पैसा है वो तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में भी है लोगों का, तो किसी का जायज पैसा दुनिया में कहीं भी हो उस पर इतराज नहीं हो सकता। और अगर आप पनामा पेपर्स की वेबसाइट तो उसका सबसे पहले पेज पे डिस्क्लेमर है जिसमें लिखा है कि हम ये नहीं कह रहे कि ये पैसे में कोई टैक्स चोरी होगी या मनी लॉन्ड्रिंग होगी या लॉज की वायलेशन होगी, वो कहते हैं हो सकता है। सो ये जो आपकी ऑफशोर कंपनीज हैं ये तो दुनिया में हर बड़ा बिजनेसमैन हर बड़ी कंपनी बनाती है, इसमें हर्ज नहीं है। देखने वाली बात ये कि पैसा जायज है या नाजायज। पैसा अगर नाजायज है तो पाकिस्तान में भी सिर्फ टैक्स बचाने के लिए वो कंपनीज बनाई हो, या फिर हो सकता है कि वो बदमाश हो, चोरों जिन्होंने पैसा जमा करके बाहर भेजा हो। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे थर के हालात की। ये तो आप बहुत अरसे से सुनते आए हैं कि ग़िज़ाई किल्लत की वजह से बच्चे मर जाते हैं, लेकिन अब सिर्फ बच्चों के मरने का मामला नहीं है, वहां पर खुदकुशियां भी हो रही हैं गुर्बत की वजह से, भूख की वजह से। इस पर बात होगी और आदाद शुमार भी आपके सामने रखेंगे। हैरान कर देने वाले आदाद शुमार हैं, आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे पनामा केस के हवाले से, और हम बात कर रहे थे कि करोड़ों रुपए के तोहफे तहफ़ का तबादला हुआ है, लेकिन अब बात हो जाए गुर्बत के हवाले से। थर में गुर्बत कोई नई बात नहीं है,
और हम देखते हैं कि गुर्बत की वजह से, ग़िज़ाई किल्लत की वजह से हर साल बच्चों की अमवात होती है। और सिर्फ बच्चों की नहीं, अब वहां पे माएँ भी खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गई हैं, क्योंकि वहां पे हालात ऐसे हैं। जो आदाद शुमार मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो हैरान कर देने वाले हैं। 4 सालों में 2250 बच्चे मौत की नींद सो गए। ये सिर्फ 4 सालों का मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं। 2250 बच्चे जो है वो मौत की नींद सो गए। और सिर्फ पिछले साल 2016 में 610 बच्चे चल बसे, क्योंकि उनको प्रॉपर ग़िज़ाई किल्लत की वजह से और बीमारियों की वजह से। और सिर्फ बात अब बच्चों तक की नहीं है, वहां पे खुदकुशियां तेजी से बढ़ रही हैं। पिछले 4 सालों में 300 अफराद ने खुदकुशी की है, गुर्बत की वजह से, भूख की वजह से, अफलास की वजह से। और पिछले साल यानी कि साल 2016 में 65 अफराद ने खुदकुशी की थी। अभी चंद रोज पहले ही एक हामला औरत ने कुएं में छलांग लगा दी अपने 2 बच्चों के साथ, क्योंकि वो भूख की वजह से और बेरोजगारी की वजह से और गुर्बत की वजह से मजबूर थी। मुझे याद है 2014 में मैं थर गया था और वहां पे बाकायदा हमने प्रोग्राम किए थे। और उस वक्त जब बच्चों की अमवात का सिलसिला था तो ऐसा लग रहा था कि पीपल्स पार्टी शायद जागेगी और जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो ऐसे इकदाम लेगी कि इस इलाके में, थर के इलाके में गुर्बत का मसला खत्म हो, ग़िज़ाई किल्लत का मसला खत्म हो, पानी का मसला खत्म हो। लेकिन ऐसा लगता है कि चंद मीटिंग्स हुई, कैबिनेट मीटिंग बाकायदा थर में की गई, बिलावल भुट्टो वहां पर आए, अस्पताल का विजिट किया, इलाकों का विजिट किया, लेकिन आज भी थर के हालात वही हैं जो कि 2014 में थे। यानी कि खबर नशर होने के बावजूद, मीडिया पर बहस होने के बावजूद थर के लोगों की किस्मत बदली नहीं है। इस पर हम मजीद डिटेल से बात करेंगे कि क्या क्या इकदाम लिए गए हैं और क्या इकदाम लेने की जरूरत है। हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 2014 में ऐसा लग रहा था पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाग रही है। उन्होंने कहा था इकदाम लेंगे, अस्पताल की हालत बेहतर करेंगे, डिस्पेंसरीज बनाएंगे, पानी का मसला हल करेंगे, ग़िज़ाई किल्लत का मसला हल करेंगे, ताकि ये जो अमवात हो रही है बच्चों की और जो खुदकुशियां हो रही हैं उसको रोका जाए। तो इस हवाले से कोई काम किया है या नहीं किया पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने थर में? अगर हम काम की बात करें तो दावे तो बड़े बड़े किए गए थे, ऐलानात बड़े बड़े किए गए थे। कहा यह भी किया था कि थर पार्कर में जो है वो आज के बाद किसी बच्चे की भूख से मरने की खबर नहीं आएगी। मगर 2014 गुजर गया, 2015 भी बीत गया, 2016 भी खत्म हो चुका, 2017 शुरू हो चुका है। अगर हम इसी जो है 17-18 दिनों की बात करें तो इन 18 दिनों में भी 11 बच्चे जो हैं वो भूख के मारे सिसकते हुए जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। दावे तो बिलावल भुट्टो ने भी किए, आसिफ जरदारी ने भी किए थे। ये भी कहा था कि थर में पानी का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर लेंगे। आरओ प्लांट लगाया था मिट्टी में और कहा यह गया कि ये एशिया का सबसे बड़ा आरओ प्लांट है। उस आरओ प्लांट से वो भी थर वासियों की जो प्यास की ना बुझा सका। अगर हम साथ साथ आगे बढ़े तो थर डेवलपमेंट अथॉरिटी और थर ड्राउट पॉलिसी जो 2 बेसिक चीजें थी, अगर सिंध हुकूमत वाकई अगर इकदाम करने होते और ये 2 चीजें अगर बना लेती तो हो सकता था कि थर वालों का, थर के बाकियों का कुछ ना कुछ बेहतर होता। मगर कुछ ना हुआ। थर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने और थर ड्राउट पॉलिसी बनाने का दर्जनों मरतबा ऐलान हुआ। 10 मरतबा सिंध के जो साबिक वजीर आला हैं सैयद कायम अली शाह, वो थर आए, बार बार वो थर आए और थर के मुख्तलिफ अस्पतालों और इलाकों का दौरा किया और बार बार ये ऐलान किया था कि थर ड्राउट अथॉरिटी और थर डेवलपमेंट पॉलिसी ये दोनों जो वो हम बना लेंगे। मगर आज 3 साल भी इस बात को हो चुके, वो पॉलिसी ना बन सकी। मुराद अली शाह वजीर आला बनने के बाद उन्होंने थर का दौरा किया। जो जिस प्रोजेक्ट में पैसों की बात होती है तो उन्होंने अस्पताल तो जाकर रस्मी जो है वो अदा कर दी कि भाई मीडिया को दिखाया कि मैंने अस्पताल का दौरा किया। मगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक आरओ प्लांट का इफ्तिताह करना था इस्लाम कोर्ट में, क्योंकि जो वहां के मकामी बाशिंदे हैं उनका ये कहना है कि आरओ प्लांट से पानी तो मीठा पीने को मिल नहीं रहा। तो इसके बिना पीछे जो क्या राज है, क्यों पीपल्स पार्टी ने थर पार्कर में 780 आरओ प्लांट जो लगाने का दावा किया, मिट्टी में एशिया का सबसे बड़ा आरओ प्लांट लगाने का जो बात की गई, ये बातें तो रस्मी थी मगर अमली तौर पर कुछ न किया गया। अगर हम एदाद शुमार पर आए कुछ अगर आप बता सके इस पानी के मामले पर ही सिर्फ हुकूमत इस बात को मानती है आरओ प्लांट अगर लगाने का कहा था तो कितने आरओ प्लांट्स लगाए गए हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से? देखें, अगर टोटल पूरा करने की बात करें तो ये 500 से ज्यादा जो है वो ये लगा चुके थे। हालांकि इन्हें 2016 के जून तक जो है वो 780 आरओ प्लांट पूरे करने थे, मगर 540 आरओ प्लांट जो है वो 2016 के लास्ट पर, जो मेरे पास एग्जैक्ट फिगर आई है, वो 540 से ज्यादा ये लगाने में कामयाब हो गए। मगर बात सिर्फ लगाने की नहीं है,
क्या आरओ प्लांट वो मीठा पानी फराहम कर रहे हैं, वो आप थरवासियों पूछें, क्योंकि मैं भी थर का हूं, मिट्टी में मेरी रहाइश है, तो हम तो इस आरओ प्लांट का पानी इस्तेमाल नहीं करते। एशिया का सबसे बड़ा आरओ प्लांट लगाया गया, कहा गया कि मिट्टी समेत जो 150 नवाई देहात है, उन देहातों के मकीनों को इस आरओ प्लांट से मीठा पानी फराहम किया जाएगा। उन 150 देहातों में अभी तक वो पाइपलाइन ना लग सकी, जिसकी वजह से वो आरओ प्लांट का पानी देहातों में ना पहुंच सका। मिट्टी के आरओ प्लांट में 20 लाख गैलन यूरिया पानी जो है वो मीठा करने का जो निजी कंपनी है हुकूमत से पैसे ले रही है, मगर 3-3.25 लाख से ज्यादा कभी उस आरओ प्लांट से पानी मीठा नहीं हुआ, क्योंकि जो वहां पर टाउन कमेटी है या म्यूनिसिपल कमेटी है, उनके जो पानी स्टोर करने के टैंक है, उनकी कैपेसिटी भी टोटल 4 लाख है। तो आया हुकूमत जब वो आरओ प्लांट 20 लाख गैलन पानी मीठा नहीं करे, तो हुकूमत उन्हें 20 लाख गैलन पानी मीठा करने के पैसे जो मिट्टी का आरओ प्लांट है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस थर के मामले पर हम मजीद प्रोग्राम भी करेंगे, क्योंकि वाकई में थर में हालात अफसोसनाक हैं और ये एक शर्मनाक बात है हुकूमत के लिए, जिसने बार बार दावे किए हैं कि थर के हालात बेहतर करेंगे। आइंदा ऐसी खबर सुनने को नहीं मिलेगी कि कोई बच्चा भूख की वजह से चल बसा है, लेकिन आज भी यही हो रहा है। जैसे मैंने बताया, साल 2016 में सिर्फ 610 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत की वजह से और बीमारियों की वजह से चल बसे, और पिछले साल 65 लोगों ने खुदकुशी की है भूख और अफलास की वजह से। हुकूमत को देखना होगा कि सिंध में जो इलाका है, थर का इलाका, उसमें जो मसाइल हैं उनको कैसे दूर किया जाए। जो वादे उन्होंने किए थे थर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से या ड्राउट पॉलिसी बनाने के हवाले से, उनको पूरा करने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो खुद इस इलाके का दौरा कर चुके हैं, चीफ मिनिस्टर भी कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन दौरों के बावजूद जो थर के लोग हैं उनकी किस्मत नहीं बदली है। इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से हमारे सोशल मीडिया पर। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।